ना, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। इन डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब देखो, ऐसा नहीं है ना कि लोगों ने चुना है तो जो लोग बोलेंगे वो होगा डेमोक्रेसी में, ऐसा नहीं होता। अगर कोई लॉ बनाना है तो आप जाकर तो सिखाते नहीं हो गवर्नमेंट को कि ये लॉ बनाइए या ये काम करिए, आप मतलब आप तो छोटे हो, या मैं या आपके माँ बाप जाके गवर्नमेंट को नहीं बताते कि ये लॉ करो। हाँ, अगर आपको पसंद नहीं है विरोध करोगे। तो जो फाइनल पावर है वो तो किसके हाथ में रहेगा? वो उसी के हाथ में रहेगा जिसको लोगों ने चुना हुआ है। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर है या हमारे देश में गवर्नमेंट है ना। अभी जो गवर्नमेंट है वो कोएलिशन गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट बोलते हैं जिनको। अभी जो कंटिन्यूसली है नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नाम की गवर्नमेंट चल रही है, जो कि बीजेपी और उनके साथी गठबंधन वालों ने बनाई हुई है। तो फाइनल पावर तो उनके हाथ में ही है, कैसे कैसे लॉ बनना है, कैसे कैसे व्यवस्था होनी है, बजट कितना आएगा, देश में कहाँ पर क्या चीजें बनना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, कैसे रूटीन है, सारी चीजें है ना। बट चुनने वाला कौन है? पीपल है। तो फाइनल पावर जो है वो रहता किसी के हाथ में है, हाँ, लेकिन पावर देने वाला कौन है? वो होता है पीपल। याद रखना। तो मेरे हिसाब से, वैसे तो इसमें लिखा है कि फाइनल पावर किसी और के हाथ में है, बट मेरे हिसाब से जो फाइनल पावर है ना वो लोगों के हाथ में ही है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने लोकल शहर का बात अगर लूँ तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर विधायक कई सालों से जीत रहे थे, है ना, कई सालों से जीतते आ रहे थे और वो कॉन्फिडेंट थे कि मैं फिर से जीतूंगा। हुआ क्या कि शायद लोगों को उनका काम काज पसंद नहीं आया था, तो उन्होंने क्या किया, उस विधायक को उनके विधायकी से हटाकर किसी और विधायक को बैठा दिया। आप सोचोगे बढ़िया है, वो विधायक तो झंडे गाड़ दिए होंगे। तो हुआ क्या कि लोग फिर जो सेकंड विधायक, जो नया विधायक बना था, जिसको एमएलए बोला जाता है इंग्लिश में, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका काम भी पसंद नहीं आया। तो लोगों ने क्या किया, उनको भी हटाया और वापस से जो पुराने वाले एमएलए थे उनको रख दिया। अब देखिए नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होता है। ये तो अभी रिसेंट की बात बता रहा हूँ, कई साल से जीतते आ रहे थे। तो ये जो है ऐसा होता है, ठीक है। तो देखिए हम केस देखते हैं। पाकिस्तान में प्रेसिडेंट मुशर्रफ had the power to dismiss national and state assemblies, so the final power rests with the army and the general himself. We cannot call it democracy now. Pakistan has an elected government. अब देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान का केस बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सन 1994-95 के दौरान की बात है। पाकिस्तान में एक आर्मी चीफ आता है जिसका नाम होता है मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ, ठीक। परवेज मुशर्रफ जी क्या करते हैं, आर्मी की मदद से, वहां डेमोक्रेसी थी, ठीक है, जैसे इंडिया में चलता है वैसे ही था। आर्मी, क्योंकि आर्मी का चीफ था, तो आर्मी की मदद से वो लोगों का ट्रस्ट और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनका ट्रस्ट जीतना शुरू करते हैं, धीरे 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 करके। लोगों को लगता है बहुत अच्छे आदमी है आर्मी के आदमी, इनको तो प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। उनको बना दिया गया प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट के हाथ में पावर आती है तो वो बहुत ज्यादा पावर होती है। जब प्रेसिडेंट के हाथ में, प्रेसिडेंट के पास इतना पावर होता है कि वो लॉ चेंज भी कर सकता है और नया लॉ बना भी सकता है, ठीक है। हाँ, कुछ ऑब्वियसली उसके पीछे वो है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास इतना पावर था, पाकिस्तान का मुझे पता नहीं है। तो जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ बने वहां के प्रेसिडेंट, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, जिसको आप नेशनल और स्टेट असेंबली भी बोल सकते हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उसको उन्होंने डिसमिस किया। उन्होंने बोला कि अब से इन गवर्नमेंट को नहीं माना जाएगा, मतलब प्रेसिडेंट रूल लग गया, सीधा सीधा, ठीक। तो सबसे पहले उन्होंने नेशनल और स्टेट असेंबली को डिसमिस किया। उन्होंने बोला ना, अब से नहीं लगेगा, मैं राज करूंगा, ठीक। उसके बाद जैसे ही ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पे उस 4-5 साल के दौरान प्रेसिडेंट मुशर्रफ राज करने लग गए। मतलब ऑफिशियल वहां के जो गवर्नमेंट थी वो कौन था? आर्मी थी, कायदे से देखा जाए तो। क्या ये किसी तरीके से डेमोक्रेटिक है? अब अच्छा, शुरू में देखो उनको अपॉइंट किसने किया है? लोगों ने ही किया है। लेकिन अब वो प्रेसिडेंट बन गए तो अब उन्होंने क्या किया, सारे गवर्नमेंट की असेंबली भंग कर दी, लोगों को ही निकाल दिया। ना वो किसी की बात सुनते हैं ना कुछ करते हैं। तो ये किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि फाइनल पावर इसमें जो है आर्मी के हाथ में है।
और जो जनरल थे आर्मी जनरल उनके हाथ में है बेसिकली बोलना चाहिए। वी कैन नॉट कॉल इट डेमोक्रेसी, वो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, तो समझने वाली बात है, अंडरस्टैंडेबल है, वो बिल्कुल कहीं से भी डेमोक्रेसी नहीं है। ये होने के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट सतर्क हो गई, लोग सतर्क हो गए, धीरे से पावर करप्ट बोलते हैं ना, तो आर्मी को भी लगा कि नहीं ये जो पर्टिकुलर बंदा है ये ही इज नॉट गुड, इनको हटाना चाहिए। उनको हटाया गया और ट्रायल पे गए, वापस से इलेक्शन हुए, ठीक है, नए प्रेसिडेंट चुने गए देश के, नई प्रेसिडेंट उस समय शायद फीमेल चुनी गई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है, नई प्रेसिडेंट नई प्राइम मिनिस्टर चुनी गई, प्रेसिडेंट भी नया बनाया गया, ऑब्वियसली उनको हटाया गया, तो परवेज मुशर्रफ को जेल भी हो गई, आर्मी रूल के हिसाब से जेल हुई उनको, ठीक है। और अभी पाकिस्तान में फिलहाल डेमोक्रेसी है, फिलहाल, बीच में फिर प्रॉब्लम हुआ था, बट डेमोक्रेसी कायम है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। अच्छा, डेमोक्रेसी का सबसे पहला नियम ये बोलता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अब फ्री का मतलब क्या है कि मैं भी वोट दे सकूं अगर मेरे पास जेब में 1 रुपया भी नहीं है, प्लस लेकिन मैं 18 साल से ऊपर हूं और मेरे सोचने समझने की शक्ति सही है ना, मैं सही डिसीजन ले सकता हूँ, तो भी मेरे को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो पहले तो फ्री होना चाहिए। दूसरा चीज फेयर इलेक्शन होना चाहिए। अब फेयर इलेक्शन कैसे होता है बेटा, देखो, कभी भी इलेक्शन कहीं भी हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी को बोला गया कि आपको 20 लाख रुपए स्पेंडिंग का पावर है, और एक पॉलिटिकल पार्टी को बोला गया आपको 2 करोड़ रुपए है, और आप जैसे तैसे खर्चा कर सकते हो, तो वो लोगों को जा जाके दे रहा है। किसी को गुंडे भेज के डर धमकाया जा रहा है, किसी को जात पात धर्म के नाम पे उकसाया जा रहा है, ये सब अनफेयर मेथड्स होते हैं। तो फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, तब जाके किसी के भी हारने या जीतने, दोनों का, यहाँ पर लूजिंग बस लिखा है, पर हारने और जीतने का बराबर चांसेस होता है, इसी को डेमोक्रेसी बोला जाता है। जैसे अपन सिक्का उछालते हैं, सिक्का क्यों उछाला जाता है, 50-50 चांस है, हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, आपके ऊपर है। वो हमको ऐसा, तुमको ऐसा लगता होगा कभी कभी सिक्का उछालते टाइम कि इस सिक्के में तो यार हेड ज्यादा आता है, या इस सिक्के में तो टेल ज्यादा आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इन मैक्सिको इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड एवरी 6 years सिंस 1980। मैक्सिको एक ऐसा देश है जहां पर हर 6 साल में इलेक्शन होता है, बट द सेम पार्टी PRI हैज वोन द इलेक्शंस। बट PRI नाम की एक पार्टी है, ठीक, वो हर बार वहां पर इलेक्शन जीतती है। ऑब्वियसली देयर हैज बीन रिगिंग एंड माल प्रैक्टिसेस विद फ्रीडम डिनाइड टू द ऑपोजिशन, दिस इज नॉट व्हाट अ डेमोक्रेसी शुड बी। ये आरोप लगता है मैक्सिको में कि ये जो PRI नाम की पार्टी है, क्योंकि सत्ता में है, तो ये इसका मिस यूज करती है, ठीक, और ऑपोजिशन को दबाती है। जो ऑपोजिशन इनके खिलाफ खड़े होना चाहता है, जो कि दूसरी पार्टी खड़ी होने चाहती है वोट में, उनको किसी ना किसी तरीके से फ्रीडम उनकी डिनाई की जा रही है, उनको बोला जा रहा है कि भाई आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसको डेमोक्रेसी नहीं बोला जाता। जैसे आप अभी भारत में भी सुन रहे होंगे कि इलेक्शन के पहले गवर्नमेंट ने ये कर दिया, इलेक्शन के पहले ही ये क्यों किया, इसको गलत है, ये संविधान खतरे में है, ये सब चीजें बात हो रही है। लेकिन ये सब चीजें बात करना उचित नहीं है। भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन होता है। इंडिया इज अ वेरी सेक्युलर सॉवरेन कंट्री। कोई इनटॉलरेंस, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, फिलहाल अभी इंडिया में नहीं है, और आई डोंट थिंक कि आगे भी होने वाली है। बहुत बेहतरीन देश है हमारा, सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये सब चीजें प्रॉब्लम नहीं होती। ये सब छोटे छोटे जो देश है, इतना बड़ा देश है, कैसे प्रॉब्लम होगा, छोटे छोटे जो देश होते हैं ना वहां पर रहता है। मैक्सिको हालांकि छोटा देश नहीं है, बड़ा देश है, लेकिन ये PRI नाम की पार्टी है यहाँ पर, वहां पर कुछ गड़बड़ कर रही है, डेमोक्रेसी खतरे में है वहां पर, ठीक है, लोकतंत्र खतरे में है, सुना होगा आपने। और डेमोक्रेटिक पहला, तो पहला फीचर क्या है, पहला फीचर ये है कि डेमोक्रेसी मस्ट बी, डेमोक्रेसी में पहला पॉइंट ये है कि द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद समवन हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल। दूसरा, डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के फीचर्स है, ठीक है, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दूसरा ये होता है। तीसरा आते हैं अपन, तीसरा है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिटीजंस राइट। देखिए भैया, गवर्नमेंट बन गई, लोगों ने चुन के गवर्नमेंट बना के दे दिया जोरदार टाइप का कि ठीक है भैया ये हमारा राजा
और हम इनके सेवक, है ना। ऐसा नहीं होता है, ये हमारा सेवक, हम इनके राजा, ऐसा होता है डेमोक्रेसी में। यही होता है, लोग लगता है हम सेवक है, गवर्नमेंट राजा है, लेकिन है उल्टा, गवर्नमेंट सेवक है, हम राजा है, ठीक है। तो लोगों ने बना के दे दिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। बट ये जो गवर्नमेंट बनी है ये ऑल सुप्रीम नहीं होती है, इसके भी लिमिट्स होते हैं। वो लिमिट कौन सा सेट करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल और सिटीजन राइट्स के द्वारा। हमारा संविधान 1950 में ड्राफ्ट हुआ, लागू हुआ, है ना। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसके बाद से चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हो, उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना है, बात खत्म। तो जो गवर्नमेंट भी बनेगी उस गवर्नमेंट को भी क्या है, उन रूल्स को फॉलो करना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और सिटीजन के राइट्स को उसको प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। A democratic government cannot take what it like after winning the election. It has to respect certain basic rules and its account not. जैसे क्या हुआ पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, वोट मिला, जीता, उसके बाद रूल्स की धज्जियां उड़ा दी गई, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात नहीं सुनी जा रही है, लोगों का कोई कंसिडरेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना राज है, सिर्फ और सिर्फ अपना मजा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चलता है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाट इट लाइक्स आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो उसको पसंद है वो नहीं कर सकती इलेक्शन के बाद, उसको वो करना पड़ेगा जो सही है। It has to respect certain basic rules and accountable. It is accountable not only to the people but also to other independent official. तो गवर्नमेंट जो बनी, नई गवर्नमेंट, उसको क्या है, उसको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये क्या रूल्स है, ये कहाँ लिखे हुए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिटन रूल्स हैं वो गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ेंगे और इसको लोगों को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिसर, सिर्फ लोगों को नहीं, और भी जो ऑफिशियल है, चीफ जस्टिस, जज, सुप्रीम कोर्ट जज, है ना, प्रेसिडेंट, राज्यपाल, ये सबको जवाब देना होता है इंडिया में गवर्नमेंट को। ठीक, मान लो गवर्नमेंट से कोई गलती हो गई, पुलिस वाला सवाल कर रहा था, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। ये रूल है, फॉलो नहीं होता एक अलग बात है, अदरवाइज रूल तो यही है। द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर द सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बेस्ड अपॉन द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, majority rule, minority rights, guarantee of basic human rights, free and fair election, equality before the law, constitution limit on government, value of tolerance, pragmatism, cooperation and compromise। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके बेसिस पे पिलर खड़ा होता है। जैसे सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, है ना, सोवरेनिटी मतलब लोगों की जो उसकी बेसिक राइट्स है, बेसिक सोच है, वो उनको मिलना, दैट इज नो सोवरेनिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो लोगों का जो बेसिक राइट्स है उनको मिलना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट के कंसेंट से चलनी चाहिए, किसी एक इंसान के कंसेंट से नहीं चलनी चाहिए। पता चल रहा है कोई एक इंसान है, ठीक है, वही गवर्नमेंट चला रहा था, वैसा नहीं। मेजोरिटी का रूल, ऑब्वियस सी बात है, जो मेजोरिटी में है, जिसकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सरकार है, वो चलाएगा। माइनॉरिटी को पक्का राइट्स, ये बहुत जरूरी चीज होती है। हमने पढ़ा भी है पावर शेयरिंग में कि कैसे ब्रुसेल ने फ्रांस और डच स्पीकिंग के माइनॉरिटी और मेजोरिटी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डेमोक्रेसी के अंतर्गत, ठीक। देन गारंटी ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, सबको बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू जस्टिस, ये जो चीजें हैं ये बेसिक ह्यूमन राइट्स में आती है, सबको मिलना चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आपको समझा दिया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, देखिए लॉ के लिए ना सब बराबर होते। पहले ऐसा होता था कि जिसके पास पैसा है वही मेन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, लॉ की नज़र में सब बराबर हैं, ठीक। तो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अभी आपने सुना होगा वो पोर्शे वाला केस कि भाई साहब ने 300 वर्ड का लेटर ऐसे लिखा और छूट गया ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी कि पैसा है और आप गवर्नमेंट के सपोर्ट पे हो और आप छूट जा रहे हो, तो नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी तब होती है जब लॉ के सामने इक्वलिटी रहती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के भी लिमिट होते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, वो बहुत जरूरी है। वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को टॉलरेंस होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे नॉर्थ कोरिया में है,
आप साउथ कोरिया में उसके खिलाफ आप कुछ लिख नहीं सकते वहां के रूलर के खिलाफ। अगर आपने लिख दिया तो रातों रात भाग गायब हो जाओगे। ठीक। तो वैसा नहीं होना चाहिए कि आपने सेंसरशिप लगा के रखी हुई है कि कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं करेगा, कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता, कोई एक वीडियो भी नहीं। इंडिया में ऐसा है क्या? इंडिया में हजारों लोग वीडियो बना रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, कोई कुछ बोल रहा है? गवर्नमेंट कुछ सेंसरशिप कर रही है? नहीं कर रही है। तो इसलिए सेंसरशिप वेंसरशिप नहीं होना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म तो छोड़ देते हैं, कॉपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। गवर्नमेंट को एनी टाइम पे कॉम्प्रोमाइज और कॉपरेशन करने के लिए रेडी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लो, अगर मैं गवर्नमेंट ने अभी कुछ लॉ निकाला, फार्म लॉ, अब लोगों को वो ठीक नहीं लगा फार्मर्स को, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको वापस ले लिया। इसी को बोलते हैं कॉपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। या कोई भी और चीजें हैं, जैसे मान लो टैक्स सिस्टम चल रहा है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, लोग अगर उस चीज को गवर्नमेंट को रेज करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कॉपरेट करके कॉम्प्रोमाइज करेगी, उसमें बदलाव लाएगी। हर जगह होता है ऐसा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉपरेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। तो ये गवर्नमेंट, ये जो है इसके फीचर्स है डेमोक्रेसी।